कल्पना कीजिए, चुनाव का दिन है। वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर अक्सर किसी भी आम इंसान का ध्यान उम्मीदवार के नाम से ज्यादा। उस छोटे से चुनाव चिन्ह पर जाता है ना? बिल्कुल। उस चुनाव चिन्ह पर जो किसी खास राजनीतिक दल का होता है। आजकल हम लोगों को उनके नाम से कम और उनकी पार्टी के झंडे या उनके सिंबल से ज्यादा पहचानने लगे हैं। एकदम सही कहा। है ना? हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये राजनीतिक दल इतने हावी हो चुके हैं कि उनके बिना तो किसी सरकार की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। ये बहुत ही सटीक बात है। जब भी हम लोकतंत्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसी राजनीतिक दल की ही आती है। हाँ, वही रैलियां और झंडे। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम इन दलों के अंदरूनी कामकाज या इनकी असल खामियों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी ढांचे को, इस पूरी मशीनरी को खोलकर देखने वाले हैं। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा जिस स्रोत सामग्री पर आधारित है वो है कक्षा 10वीं की नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की अध्ययन सामग्री। जी हाँ, 10वीं कक्षा की सिविक्स। तो आज का मिशन ये समझना है कि राजनीतिक दल असल में काम कैसे करते हैं, उनकी जरूरत क्या है और सबसे जरूरी बात, व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये जो नागरिक शास्त्र की अध्ययन सामग्री है ना, ये हमें उन बुनियादी सिद्धांतों की तरफ वापस ले जाती है जिन्हें हम अक्सर रोज की तेज तरार राजनीतिक बहसों में भूल जाते हैं, न्यूज चैनलों के शोर में। बिल्कुल। हाँ। ये सामग्री याद दिलाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए दलों का होना सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमारा जो नजरिया है वो पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। बिल्कुल, एकदम न्यूट्रल। स्रोत सामग्री में जो भी तथ्य या उदाहरण दिए गए हैं, हमारा काम केवल उनका निष्पक्ष विश्लेषण करना है। हम यहाँ किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को समझना है। राजनीति जैसे विषय पर बात करते समय ना ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमारा काम बस ये देखना है कि ये अध्ययन सामग्री हमें हमारे ढांचे के बारे में क्या समझाना चाहती है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये राजनीतिक दल आखिर हैं क्या? स्रोत सामग्री के हिसाब से ये एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के मकसद से काम करता है। इनके विचार एक जैसे होते हैं। हाँ, और ये देश की समस्याओं पर एकमत होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना या सरकार बनाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन बनाना किसी भी दल का सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम काम है। चुनाव तो हर 5 साल में एक बार होते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जनमत बनाने की प्रक्रिया तो हर दिन चलती है। पार्टियां समाज में अलग अलग विचारों और मांगों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें एक नीति का आकार देती हैं। सोचिए, अगर राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा? तो संसद में हर निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ अपने छोटे से इलाके की बात करेगा। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी नीति बनाना तो लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी से सहमति नहीं होगा। यहाँ मेरे दिमाग में एक एनालॉजी यानी एक रूपक आ रहा है। क्या हम एक राजनीतिक दल को किसी पेशेवर स्पोर्ट्स टीम की तरह देख सकते हैं? अच्छा, जैसे कि क्रिकेट टीम? हाँ, क्रिकेट या फुटबॉल टीम, जहां हर खिलाड़ी को एक ही जर्सी पहननी होती है। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से सोचता है कि आज आक्रमण खेलना चाहिए, लेकिन कप्तान ने कहा है कि आज डिफेंसिव खेलना है। बिल्कुल, तो उसे उसी रणनीति पर खेलना पड़ता है। अपनी व्यक्तिगत असहमति को किनारे रखकर टीम के अनुशासन का पालन करना होता है। क्या पार्टियां भी ऐसी काम करती हैं? ये स्पोर्ट्स टीम वाला उदाहरण नाइक्स तंत्र को समझने के लिए एकदम सटीक है। स्रोत सामग्री में भी विशेष संगठन और विचारधारा में एकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। विचारधारा में एकता। हाँ, किसी भी दल की एक हायरार्की होती है। एक शीर्ष नेतृत्व होता है, फिर प्रांतीय नेता और सबसे नीचे लाखों जमीनी कार्यकर्ता। तो ऊपर से जो फैसला आ गया वो सबको मानना पड़ता है। एकदम। जब शीर्ष नेतृत्व कोई स्टैंड तय कर लेता है तो नीचे के हर कार्यकर्ता को उसी लाइन का पालन करना होता है। यही वो गोंद है जो इतने बड़े समूह को बिखरने से बचाता है। वरना तो हर खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेलने लगेगा और टीम मैच हार जाएगी और बिखर भी जाएगी। यही अनुशासन दल को सत्ता में लाता है। जो जीतते हैं वो सरकार चलाते हैं और जो हारते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और स्रोत सामग्री ये बहुत साफ करती है कि एक मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। बिल्कुल, विपक्ष का काम है सरकार की कमियां निकालना
और जनता को जागरूक रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है मुझे। बाहर से जो स्पोर्ट्स टीम इतनी अनुशासित दिखती है, स्रोत सामग्री बताती है कि अंदर से वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। हाँ, और पहली ही चुनौती जो बताई गई है वो है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। मतलब बाहर से देश के लिए लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं। यही तो विडंबना है। संगठन के भीतर चुनाव या पारदर्शी फैसले लेने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती। स्रोत सामग्री जोर देकर कहती है कि ज्यादातर पार्टियों में सारे बड़े फैसले ऊपर बैठे कुछ गिने चुने नेता ही ले लेते हैं। तो जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे कोई राय नहीं ली जाती? बिल्कुल नहीं। जमीनी कार्यकर्ताओं से कोई परामर्श नहीं होता। इसका मतलब है कि जो इंसान दिन रात धूप में पार्टी के पोस्टर लगा रहा है, भीड़ जुटा रहा है, उसे तो ये तक नहीं पता होता कि पार्टी का अगला उम्मीदवार कौन होगा। बाप रे! इस तरह से तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी और हताशा पैदा होती होगी। स्वाभाविक रूप से। और जब नीचे से ऊपर जाने का रास्ता पारदर्शी नहीं होता ना, तो वफादारी पार्टी की विचारधारा के प्रति नहीं रहती। तो किसके प्रति हो जाती है? उन गिने चुने शीर्ष नेताओं के प्रति जिनके हाथ में ताकत होती है। और यहीं से दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जन्म लेती है, जिसे स्रोत सामग्री वंशवाद की चुनौती या परिवारवाद कहती है। अच्छा, वंशवाद। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। अक्सर इस पर बहुत बहस होती है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी पूछिए। अगर हम दूसरे पेशों को देखें, मान लीजिए एक बहुत ही सफल डॉक्टर है, उसका बच्चा बचपन से घर में क्लिनिक का माहौल देखता है, दवाइयों की बातें सुनता है और बड़ा होके वो भी डॉक्टर बन जाता है। बिल्कुल। हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। हम कहते हैं कि ये तो बहुत स्वाभाविक है। तो अगर किसी राजनेता का बच्चा जो बचपन से राजनीति और जनसभाओं का माहौल देख रहा है, राजनीति में आता है, हाँ, तो लोग सवाल क्यों उठाते हैं? हाँ, तो स्रोत सामग्री इसे लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों मान रही है? डॉक्टर और नेता में ये फर्क क्यों? ये तुलना अक्सर होती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बुनियादी तकनीकी और नैतिक अंतर है। वो क्या? देखिए, जब एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे एक बेहद कठिन और पारदर्शी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। हाँ, उसे अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो सिर्फ अपने पिता के नाम से डॉक्टर नहीं बन जाता। लेकिन राजनीति में, जैसा कि स्रोत सामग्री रेखांकित करती है, योग्यता मापने की कोई परीक्षा नहीं है। ओहो, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। जब एक शीर्ष नेता बंद कमरे में अपने बेटे या बेटी को सीधे टिकट दे देता है, तो वो असल में उस योग्य और मेहनती जमीनी कार्यकर्ता का हक मार रहा होता है जिसने 20 साल पार्टी को दिए हैं। अच्छा, तो समस्या उस व्यक्ति के राजनीति में आने से नहीं है, बल्कि उस अपारदर्शी तरीके से है। एकदम सही पकड़े हैं आप। ये तरीका दूसरों के समान अवसरों को खत्म कर देता है और सत्ता को बस एक परिवार में सीमित कर देता है। समझ गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बीमारी का जिक्र अध्ययन सामग्री में है, धन और बाहुबल की बढ़ती घुसपैठ। हाँ, मनी एंड मसल पावर। चुनाव जीतने की इस अंधी दौड़ में पार्टियां सिर्फ उन्हीं को टिकट देती हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है या जिनकी आपराधिक छवि है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टियां जानबूझकर अपराधियों को नहीं चुनना चाहती। तो फिर क्यों चुनती हैं? उनका एकमात्र लक्ष्य होता है विनेबिलिटी, यानी चुनाव जीतने की क्षमता। अच्छा, कि बस किसी तरह जीत जाएं। हाँ, एक बाहुबली या पैसे वाला इंसान चुनाव का पूरा खर्च खुद उठा सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है और कभी-कभी डरा धमकाकर वोट भी ले सकता है। और जब पैसा और बाहुबल टिकट तय करने लगते हैं, तो वो जो विचारधारा थी ना, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो बिल्कुल पीछे छूट जाती है। इसका असर तो नीतियों पर भी पड़ता होगा। अगर किसी पार्टी को बड़े उद्योगपतियों से चंदा मिल रहा है, तो सत्ता में आने के बाद वो आम जनता के लिए नीतियां कैसे बनाएगी? बना ही नहीं सकती। उसे तो अपने उन निवेशकों को फायदा पहुंचाना होगा जिन्होंने उसका चुनाव स्पॉन्सर किया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम मतदाता को होता है। बिल्कुल। और ये भटकाव हमें चर्चा के इस हिस्से की तरफ ले जाता है जिसे स्रोत सामग्री विकल्पों की कमी या विचारधारा का धुंधलापन कहती है। विकल्पों की कमी, ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूँ, कभी आप सुपरमार्केट गए साबुन या शैम्पू खरीदने? हाँ बिल्कुल। शेल्फ्स पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना? लाल, नीला, हरा, हर पैकेट पे अलग दावे। बाहर से लगता है कि बहुत विकल्प है, लेकिन अंदर से वही तो, जब आप पीछे लेबल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 20 ब्रांड्स को एक ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है।
अंदर का केमिकल फॉर्मूला लगभग एक ही है। अरे वाह, क्या बात है। क्या हमारी राजनीति भी वैसी नहीं हो गई है? बाहर से झंडे और नारे अलग, लेकिन अंदर से नीतियां एकदम एक जैसी। ये रूपक आज की हकीकत को बहुत अच्छे से बयां करता है और इसे साबित करने के लिए ना स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कौन सा उदाहरण? उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का जिक्र है। स्रोत बताता है कि इस पार्टी का गठन मूल रूप से निम्न वर्ग, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए किया गया था। एक खास विचारधारा के साथ। हाँ, लेकिन समय के साथ अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी ने उच्च वर्ग, विशेषकर ब्राह्मणों और मुसलमानों को भी अपने ओर खींचना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बीएसपी की नीतियों और पारंपरिक रूप से राज करने वाली कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की नीतियों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया। ओहो, मतलब चुनाव जीतने के लिए सब एक ही तरह के वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं। बिल्कुल, नीतियां एक जैसी, चुनावी वादे एक जैसे। तो अगर किसी मतदाता को सच में कोई अलग आर्थिक नीति या बिल्कुल नई विचारधारा चुननी हो तो उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। उसे बस ये चुनना पड़ता है कि कौन सी पार्टी कम बुरी है। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि लोकतंत्र का पूरा आधार ही विकल्प है। अगर विकल्प ही खत्म हो जाए तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता रह जाते हैं। तो हमने बीमारियां तो समझ ली, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, बाहुबल और विकल्पों की कमी। अब सबसे जरूरी सवाल, इनका इलाज क्या है? सुधार के उपाय। हाँ, स्रोत सामग्री में किन ठोस उपायों या कानूनों का जिक्र है जो इन दलों को जवाबदेह बना सकते हैं? सुधार की दिशा में जो सबसे बड़ा कानूनी कदम उठाया गया था वो था दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल, ये क्यों लाया गया था? स्रोत सामग्री बताती है कि एक समय ऐसा था जब चुने हुए विधायक या सांसद सिर्फ मंत्री पद या पैसे के लालच में रातों रात पार्टी बदल लेते थे। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। सरकारें गिर जाती थीं इससे। बिल्कुल, अस्थिरता फैलती थी। तो इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अब अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ये तो दल बदलुओं पर लगाम कसने के लिए एक मजबूत कदम है। हाँ, और इसके अलावा राजनीति में धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम आदेश जारी किया। वो शपथ पत्र वाला आदेश। एकदम सही। स्रोत के अनुसार अब चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इसमें उन्हें क्या बताना होता है? अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा और अपने ऊपर दर्ज किसी भी आपराधिक मामले की लिखित जानकारी। लेकिन यहाँ मेरी एक व्यावहारिक शंका है। जी बताइए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और एक बाहुबली ने चुनाव आयोग को हलफनामा दे भी दिया। उसने लिख दिया कि हाँ, मुझ पर हत्या के 4 मामले दर्ज हैं। तो क्या सिर्फ जनता को लिखित में बता देने से सच में बाहुबलियों का राजनीति में आना रुक जाता है? क्या वो कागज का टुकड़ा उन्हें चुनाव लड़ने से रोकता है या ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है? ये सवाल ना इस पूरी सुधार प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ता है। हलफनामा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम है, ये कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब वो चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। हाँ। स्रोत सामग्री भी इशारा करती है कि ये कदम उठाया तो गया है, लेकिन इसका सफल होना पूरी तरह से मतदाताओं की जागरूकता पर निर्भर है। मतलब अगर जनता को पता चल जाए कि उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और फिर भी वो जाति, धर्म या डर की वजह से उसी बाहुबली को वोट दे, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जमीन पर कोई बदलाव नहीं ला सकता। सही बात है। कानून रास्ता दिखा सकता है, चलना तो समाज को ही पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भी कुछ कदम उठाए हैं। आयोग ने दलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संगठन के भीतर निरंतर चुनाव कराएं और अपनी आय का रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरें, ताकि पता चले कि चंदा कहां से आ रहा है। बिल्कुल। हालांकि ये आदेश भी अक्सर औपचारिकता ही बनकर रह जाते हैं। हाँ, वो तो बस दिखावे की चुनाव करा लेते होंगे। बिल्कुल, पहले से तय नेता को निर्विरोध चुन लिया जाता है। इसीलिए स्रोत सामग्री सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ अन्य सुझाव भी देती है। और क्या सुझाव हैं? एक प्रमुख सुझाव है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। ये प्रस्तावित है कि दलों को कम से कम 1/3 टिकट महिलाओं को अनिवार्य रूप से देने चाहिए। और ये तो बहुत जरूरी है। नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज शामिल होनी ही चाहिए। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प सुझाव है चुनाव खर्च के तरीके को बदलना, जिसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कहते हैं। मतलब सरकार चुनाव का खर्च उठाएगी। हाँ, स्रोत सुझाव देता है कि धन और बाहुबल को खत्म करने के लिए सरकार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए एक तय रकम दे।
ताकि कोई गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके। राजनीति सिर्फ करोड़पतियों का खेल न रह जाए। एकदम सही। अगर उम्मीदवारों को कॉर्पोरेट्स या माफियाओं से चंदा नहीं लेना पड़ेगा तो वे स्वतंत्र होकर जनहित के फैसले ले सकेंगे। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने क्या पाया? हमने देखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल वो पुर्जा है जिसके बिना गाड़ी रुक जाएगी। जनमत तैयार करते हैं, नीतियां बनाते हैं और विपक्ष के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन साथ ही हमने उनके गहरे खोखलेपन को भी समझा। आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद का जाल, धन और बाहुबल का बोलबाला और विकल्पों का धुंधलापन। और अंत में हमने उन सुधारों को भी देखा जो लागू किए गए हैं या सुझाए गए हैं। दल बदल कानून, सुप्रीम कोर्ट का शपथ पत्र, चुनाव आयोग के निर्देश और चुनाव खर्च का सरकारी वहन, ये सब बताते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लगातार सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में स्पष्ट किया था, हमने इस चर्चा में एक तटस्थ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई है। हमने किसी भी दल की आलोचना या समर्थन नहीं किया है, बल्कि स्रोत सामग्री का निष्पक्ष विश्लेषण किया है, एकदम न्यूट्रल रह के। तो आज के विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। स्रोत सामग्री में चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने का जो सुझाव दिया गया है, वो सुनने में बहुत आदर्श लगता है कि भाई इससे गरीब उम्मीदवार भी बराबरी से लड़ सकेगा। हाँ, स्टेट फंडिंग। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यदि सच में ऐसा कानून बन जाए तो क्या चुनावी मैदान सबके लिए एकदम समान हो जाएगा? या फिर जो अथाह संपत्ति वाले लोग हैं, वे पर्दे के पीछे से अपने पैसे का इस्तेमाल करने के नए, बिल्कुल अदृश्य और छिपे हुए तरीके खोज लेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक नया कानून सच में पैसे की उस ताकत को रोक पाएगा जो व्यवस्था की दरारों में पानी की तरह बहने का रास्ता खोज ही लेती है? श्रोताओं के लिए यह सोचना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। जुड़े रहिए